नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 53। दोस्तों 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहला सवाल से देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि संवाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था की गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। दोस्तों केशवानंद भारतीवाद में किया गया, किसमें किया गया है? केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, देखिए किस वाद में? तो केशवानंद भारतीवाद में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ठीक है, प्रस्तावना को दोस्तों कहां से लिया गया है? तो प्रस्तावना को याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से दोस्तों प्रस्तावना को लिया गया। ठीक है, अगर पूछेगा प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। प्रस्तावना कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, देखिए प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। समाजवादी, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। यहां पे बात करते हैं, देखिए प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, और अखंडता, अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। दोस्तों याद रखिएगा, कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, 1976। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। याद रखिए दोस्तों, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, दूसरा नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? देखिए धर आयोग दोस्तों ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ठीक है, जेबीवीपी समिति दोस्तों ये भी संबंधित है, और फजल अली जो आयोग है ये भी राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। लेकिन राज मन्नार जो समिति है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध को दर्शाता है। कौन दोस्तों? आपका राज मन्नार समिति। ठीक है, इसका स्थापना दोस्तों कब हुआ था? तो 1969 में स्थापना हुआ था राज मन्नार समिति का। ठीक है, जिस समय इसरो का भी स्थापना दोस्तों 1969 में ही हुआ है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का भी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में, उसका स्थापना दोस्तों कब हुआ? 1969 में हुआ है। और 1969 में ही राज मन्नार समिति का भी स्थापना हुआ है। दोस्तों राज मन्नार समिति का जो संबंध है केंद्र और राज्य के बीच संबंध है। ठीक है, धर आयोग की अगर बात करते हैं तो 1948 में धर आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक है, और जेबीवीपी समिति का जो स्थापना हुआ है इसका भी 1948 में ही हुआ है। ठीक है, और फजल अली आयोग का जो स्थापना हुआ है ये 1953 में हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? ठीक है, तो भाषाई एवं किसके आधार पर? धार्मिक के आधार पर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान में किस आधार पर? तो भाषाई एवं धार्मिक के आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे किसका? 4 नंबर सवाल देखिए। 4 आपके सामने है कि संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। इसको इसका आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2000, न्यायमूर्ति MN वेंकट चिल्लिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे, अगला सवाल देखिएगा। 5 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 5 आपके सामने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़े का चयन कीजिए।
दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है वो 943 है। कितना है? 943 है। एवं बाल लिंगानुपात है दोस्तों 919। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए। जनगणना दोस्तों किस सूची का विषय है? तो जनगणना जो है आपका ये संघ सूची का विषय है, संघ सूची। ठीक है, और संघ सूची में दोस्तों कितने विषय होते हैं? तो याद रखिएगा 100 विषय होते हैं। कितने विषय होते हैं? 100। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। जनगणना हो गया। और जनसंख्या की अगर बात करते हैं, जनसंख्या, तो जनसंख्या जो दोस्तों आपको याद रखिएगा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची। ठीक है, जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है, जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना दोस्तों संघ सूची का विषय, इसमें कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। समवर्ती सूची में दोस्तों कितने विषय हैं? तो आपका 52 विषय है। ठीक है, कितने विषय हैं? 52 विषय हैं आपका समवर्ती सूची में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखें दोस्तों। एक आपको होता है राज्य सूची, तो राज्य सूची में तो टोटल कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रथम जनगणना कब हुआ था? ये भी ध्यान रखिएगा। प्रथम जनगणना दोस्तों कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। किसी काल में? तो लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और दशकीय आधार पर जनगणना शुरू हुआ था, दशकीय आधार पर किसी काल में हुआ था? तो 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था, लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में दशकीय आधार पर, यानी कि हर 10 साल पर जनगणना शुरू हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, 6 नंबर सवाल देखिए। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो आपको ध्यान रखिए दोस्तों, ये मार्शल ने दिया। किसने दिया है? मार्शल। ठीक है, एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? आपका एडम स्मिथ को कहा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो वेल्थ ऑफ नेशन भी ध्यान रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये एडम स्मिथ के पुस्तक का नाम है, वेल्थ ऑफ नेशन, ये भी ध्यान रखिएगा। और आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो मार्शल ने दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 7 नंबर सवाल देखिए। 7 आपके सामने कह रहा है कि कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तो आपको ध्यान रखिएगा, कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। ठीक है, देखिए 8 नंबर सवाल बात करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को क्या कहा गया है? छोटे किसान का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को छोटे किसानों के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी 8 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए। 9 आपके सामने है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम होता है, यानी कि अल्पतय होता है, कम होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। देखिए एक अंतरिक्ष यात्री जो होता है वो पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्रमा पर क्या कर सकता है? अधिक छलांग लगा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों चंद्र तल पर, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में थोड़ा कम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल 10 नंबर सवाल देखते हैं। अगला आपके सामने 10 नंबर सवाल है, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? याद रखिएगा, तो आपको ध्यान रखिए दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। ठीक है, ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए सीवी रमन को दोस्तों नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था। ठीक है, 1930 में दिया गया था, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों 28 फरवरी को ही, ठीक है, 28 फरवरी को ही शायद, इसलिए 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 28 फरवरी को याद रखिएगा
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है आपका? तो मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्योंकि सीवी रमन ने 28 फरवरी 1930 में ही इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। इसीलिए सीवी रमन को 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि एक्स किरण का खोज किसने किया था दोस्तों? एक्स किरण का खोज किसने किया था? तो रॉन्टजेन ने किया था, याद रखिएगा, रॉन्टजेन, ठीक है, रॉन्टजेन ने एक्स किरण का खोज किया था, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे, अगला सवाल देखिएगा, 11 नंबर सवाल देखिए। 11 के सामने है कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? याद रखिए दोस्तों, जहाजों, ठीक है, जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। रडार का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जहाजों और वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए दोस्तों, ठीक है, तो बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, ठीक है। वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर, सॉरी, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं, तो बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, भूकंप की तीव्रता के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अगला सवाल 12 नंबर सवाल देखिएगा, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? याद रखिएगा, तो वस्तु से छोटा एवं उल्टा बनता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, वस्तु से छोटा एवं उल्टा बनता है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से छोटा एवं उल्टा। 12 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, 13 नंबर सवाल देखिएगा, देखिए 13 आपके सामने है कि पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? तो अवतल लेंस की भांति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पानी की जो बूंदें होती है, ठीक है, ये किसकी भांति प्रतीत होती है? अवतल लेंस की भांति प्रतीत होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिए दोस्तों। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, साइड मिरर के रूप में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बस हो या फिर ट्रक हो, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर, ठीक है। इससे क्या दोस्तों क्या होता है? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करने से कोई भी वस्तु जो है छोटा दिखाई, जैसे कि बड़ा बस है, ठीक है, तो उसको हम लोग जो दर्पण, जो हमारे साइड में जो दर्पण लगा होता है उसे छोटा दिखाई देता है, इसलिए दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के लिए, ठीक है, आपको ध्यान रखिए दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों, हम लोग जब दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, 14 नंबर सवाल देखिएगा कि मानव शरीर का प्रतिरोध गीला में, किसमें बात कर रहा है? गीला में किसके समतुल्य होता है दोस्तों? तो 10⁻6 ओम के समतुल्य होता है, यानी ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। प्रतिरोध का दोस्तों ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, क्या होता है? ओम होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मानव शरीर का प्रतिरोध किसके समतुल्य होता है? 10⁻6 ओम के समतुल्य होता है। अगला देखिएगा 15 नंबर सवाल, इनमें किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? कौन सा अम्ल का प्रयोग? तो इसमें दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग जो होता है वो फोटोग्राफी के रूप में होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा सवाल कि दोस्तों टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल दोस्तों सिरका में पाया जाता है, सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH होता है, ठीक है,
CH3COOH ये एसिटिक एसिड का सूत्र होता है। फॉर्मिक अम्ल दोस्तों चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। नींबू में दोस्तों सिट्रिक अम्ल, नींबू, ठीक है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। याद रखिए नींबू में सिट्रिक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। अंगूर में दोस्तों पूछेगा अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में, ठीक है। सेब में दोस्तों, ठीक है, सेब में पूछेगा, यहाँ पे दोस्तों लिख देते हैं सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूछेगा आपसे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा, और आपसे क्या पूछ सकता है, देखिए चींटी के डंक में तो फॉर्मिक अम्ल पाया ही जाता है, चींटी के डंक में एक मेथनोइक अम्ल भी पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे, 16 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 16 नंबर सवाल, सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है क्योंकि 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 प्रकाश मोनोक्रोमैटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है, इसीलिए दोस्तों सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग करते हैं स्ट्रीट लाइट के रूप में, ठीक है। प्रकाश मोनोक्रोमैटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, बात करेंगे दोस्तों 17 नंबर सवाल, आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 17 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि किस विटामिन को शरीर संचित नहीं कर सकता है, तो विटामिन सी, विटामिन सी को शरीर जो है वो संचित नहीं कर सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, ठीक है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, आपका स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। पूछेगा सवाल विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरॉल होता है, कैल्सीफिरॉल, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों बांझपन होता है, बांझपन, ये जो बांझपन होता है ये महिला में होता है, किसमें होता है, महिला में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन महिलाओं में। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफिरॉल, टेकोफिरॉल, टेकोफिरॉल जो होता है, टेकोफिरॉल, ये विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, रतौंधी, ठीक है, याद रखिएगा रतौंधी होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, क्या होता है, रेटिनॉल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, ठीक है, पूछेगा सवाल आपसे कि जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के, ए डी ई और के, ये वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है आपका दूध में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल, विटामिन का खोज किसने किया था, फंक ने किया था 1911 में, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला सवाल देखिएगा 18 नंबर सवाल देखिए। 18 आपके सामने कह रहा है कि निम्न में से कौन युग्म गलत है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, ठीक है, डी जो है आपका दोस्तों गलत है। प्लेग चूहा, टेपवर्म सुअर आपका सही है, रेबीज कुत्ता ये भी सही है, लेकिन पोलियो बंदर दोस्तों गलत है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी। रेबीज का टीका खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोज किया था, याद रखिएगा दोस्तों, रेबीज का टीका खोज किसने किया था, लुई पास्चर, ये भी ध्यान रखिएगा, लुई पास्चर, लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोज किया था। चेचक का टीका अगर पूछेगा कि चेचक का टीका, चेचक का टीका खोज किसने किया था, तो चेचक का टीका खोज किसने किया था, तो चेचक का टीका खोज किए थे
ध्यान रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोज किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 19 नंबर सवाल देखिए। 19 आपके सामने कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है या तो समतल अथवा उत्तल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 19 का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला 20 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है आपके सामने कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है ईंधन जो है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, यानी दोस्तों हम लोग जो खाना बनाते क्या होता है, बर्तन की तली जो होता है, नीचे वाला पार्ट क्या होता है दोस्तों, वो काला हो जाता है। क्यों काला हो जाता है? क्योंकि दोस्तों ईंधन अगर पूरी तरह से नहीं जल रहा है तो दोस्तों क्या होता है, काला हो जाता है। देखिए अगला 21 नंबर सवाल कि तंतुपास्थी यानी फाइब्रस बोन संधि कहां पाई जाती है? दोस्तों कपाल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? कपाल में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तंतुपास्थी जो है ये संधि कहां पाई जाती है? कपाल में। ठीक है, सबसे दोस्तों मजबूत हड्डी कौन सा होता है? जांघ की हड्डी सबसे मजबूत होती है। सबसे मजबूत हड्डी, सबसे लंबी हड्डी, सॉरी, सबसे लंबी फीमर की हड्डी, जांघ की हड्डी से बोलते हैं ना। सबसे लंबी हड्डी दोस्तों कौन सी होती है आपकी? तो फीमर होता है, जांघ की हड्डी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 22 नंबर सवाल देखिएगा। 22 आपके सामने है कि मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग से जो प्रभावित होता है दोस्तों वो मस्तिष्क है। मस्तिष्क जो है ये अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, मस्तिष्क। ठीक है, देखिए अगला सवाल 23 नंबर, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ दोस्तों पदार्थ है। ठीक है, यहाँ पर आपका उपयोग है, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किस चीज में करते हैं? तो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आपका गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, ये सुमेलित नहीं है। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग करते हैं फोटोग्राफी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, इसका जो उपयोग है फोटोग्राफी में किया जाता है, ना कि कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। ठीक है, पूछेगा सवाल आपसे कि दुधिया मैग्नीशियम का उपयोग किस चीज में करते हैं? तो प्रति अम्ल में किया जाता है। लिथियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किस चीज में करते हैं? तो गठिया का उपचार, दोस्तों ये बीमारी है गठिया, इसका उपचार करते हैं लिथियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल। सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं कृत्रिम वर्षा के रूप में। आपको पता हो दोस्तों बहुत फेमस सवाल है कि सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं कृत्रिम वर्षा के रूप में। ठीक है, AgI, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, इसका 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफी के रूप में। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 24 नंबर सवाल देखिए। 24 आपके सामने कह रहा है कि इनमें कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो पराध्वनिकी किरणें जो है ये क्या है? ये जो है आपका ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, बल्कि एक्स किरण हो गया, परावैंगनिक किरण हो गया, और ये हो गया दोस्तों आपका गामा किरण। ये सब क्या है दोस्तों आपका विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, लेकिन डी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक्स किरण खोज किसने किया था? तो एक्स किरण खोज किया था रॉन्टजेन ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अगला सवाल 25 नंबर कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 25 का। 26 नंबर सवाल देखिएगा कि मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? तो बृहस्पति को कहा जाता है। ठीक है, बृहस्पति को क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों? बृहस्पति। कल दोस्तों हम पढ़ाए थे इसके बारे में, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये दोस्तों क्या है? ये उपग्रह है, और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों गैनीमेड। दोस्तों बुध क्या है? ये सबसे छोटा ग्रह है। दो ऐसे ग्रह का नाम बताइए जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह दोस्तों आपका बुध है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। शनि, दोस्तों शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन। टाइटन जो है ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शुक्र दोस्तों क्या है? ये सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे
चमकीला ग्रह, ठीक है, कौन सा आपका, तो आपका है शुक्र, ठीक है। दोस्तों शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है आपका शुक्र ग्रह को। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। तो 26 का ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, अगला सवाल देखिएगा 27 नंबर। देखिए 27 आपके सामने कह रहा है कि मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग जो है ये किसके बीच में है, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर। देवप्रयाग दोस्तों भगीरथी एवं अलकनंदा, भगीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित दोस्तों आपका देवप्रयाग। कर्णप्रयाग की बात करते हैं तो पिंडार नदी, ठीक है, पिंडार नदी एवं अलकनंदा के संगम पर, एवं अलकनंदा के दोस्तों संगम पर स्थित है आपका कर्णप्रयाग। विष्णुप्रयाग की अगर बात करते हैं तो धौली गंगा, याद रखिए दोस्तों धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा एवं अलकनंदा के संगम पर, ठीक है, धौली गंगा एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है विष्णुप्रयाग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखिएगा 28 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, कितना परसेंट, तो 40% पाई जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा आपसे सवाल कि लाल मिट्टी दोस्तों, लाल मिट्टी में क्या होता है, आयरन प्लस सिलिका होता है, आयरन प्लस सिलिका जो होता है आपका ये लाल मिट्टी में होता है दोस्तों, ठीक है। पूछेगा दोस्तों काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, काली मिट्टी को। काली मिट्टी में दोस्तों कपास की खेती की जाती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, कपास की जो खेती की जाती है ये आपका काली मिट्टी में की जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। सर्वग्राही मिट्टी किसे कहा जाता है, तो सर्वग्राही मिट्टी दोस्तों लाल मिट्टी को कहा जाता है। सर्वग्राही मिट्टी दोस्तों किसे कहा जाता है, सर्वग्राही मिट्टी, लाल मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, देखिए 29 नंबर सवाल। 29 आपके सामने है, इनमें कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, तो फिलीपीन प्लेट, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। फिलीपीन प्लेट जो है ये मेन रूप से एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है दोस्तों, ठीक है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा है, और प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अगला सवाल 30 नंबर, देवताओं का प्रिय धम विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है, तो अशोक के 13वां शिलालेख में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी देवताओं का प्रिय धम विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है, अशोक के 13वें शिलालेख, अशोक के मुख्य 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है। अगर थोड़ा सा हम अशोक के बारे में बात करते हैं तो अशोक जो है दोस्तों याद रखिएगा ये मौर्य वंश से संबंधित है, अशोक मौर्य वंश, ठीक है, और मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे 322 ईसा पूर्व में किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था भारत, तो मेगास्थनीज आया था, और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल आपसे कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, सांची का स्तूप जो दोस्तों कहां स्थित है, मध्य प्रदेश में है, एमपी में मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है, और सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक का दोस्तों शासनकाल याद रखिएगा 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक ये अशोक का शासनकाल है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे समझ गए होंगे अशोक के बारे में, ठीक है। चलिए अच्छा यहाँ दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में बात किया है, और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, ये भी ध्यान रखिए दोस्तों कि समुद्रगुप्त के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख किया गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा।
और प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों ये किसने मेन रूप से अति किया था? तो हरिसेन का ये प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? हरिसेन, ठीक है। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में ही समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया, और समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, यानी रुद्रदामन का जो उल्लेख किया गया है वो जूनागढ़ अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया है। ये सब भी दोस्तों जो छोटा छोटा पॉइंट है उसको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 32 नंबर। 31 नंबर सवाल देखिए 31 नंबर। 31 आपके सामने है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक हिंदू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। कौन सा दोस्तों? अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब की? तो दोस्तों 1915 में किए थे। कब किए थे? 1915 में। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक साप्ताहिक पत्रिका, उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का शुरू किया था। अल हिलाल उसका नाम था। लेकिन क्या किए? सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या किया? तो अल बिलाग की स्थापना किया था उन्होंने। कब? 1915 में, ठीक है। और हिंदू महासभा की स्थापना भी कब हुआ था? तो 1915 में ही हुआ था, हिंदू महासभा, ठीक है। हिंदू महासभा का स्थापना कब हुआ था? 1915 में हुआ था। और यह भी ध्यान रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। महात्मा गांधी जो भारत वापस आए थे, कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। महात्मा गांधी वो कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। ये भी डेट याद रखिए, 1915। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्योंकि दोस्तों 1893 को दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी, और 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1913 में दोस्तों क्या हुआ था? 1913 में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां दोस्तों हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। गदर पार्टी का स्थापना कौन किए थे? लाला हरदयाल किए थे। लाला हरदयाल, ठीक है। लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी का स्थापना किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। पूछेगा यहाँ पे सवाल कि 1914 में क्या हुआ था दोस्तों? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था, ठीक है, 1914 में हुआ था। 1914 से लेकर 1918 तक दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध चला था। 1914 से लेकर 1918 तक 4 साल तक चला था। 1916 में दोस्तों याद रखिएगा साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ था, ठीक है। साबरमती आश्रम का स्थापना किसने किए थे? महात्मा गांधी ने किए थे। कौन किए थे इसका स्थापना? महात्मा गांधी किए थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। और 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन भी हुआ था। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, ये कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। साबरमती आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे, ये भी 1916 में हुआ था। 1914 में दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था, और 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। 1915 में दोस्तों याद रखिएगा हिंदू महासभा का स्थापना हुआ था, ठीक है। अल बिलाग की स्थापना हुआ था 1915 में, किसके द्वारा? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा, ठीक है। और महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। 1913 में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था, लाला हरदयाल ने किए थे। गदर पार्टी का दोस्तों मुख्यालय कहां है? तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय है, ये अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 32 नंबर सवाल देखिएगा कि द कॉलेज, यहां पे होना चाहिए कॉलेज नहीं, कॉलेज, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक थी? ये दोस्तों थी सैयद अहमद खान का। किसका है? सैयद अहमद खान की पुस्तक का नाम क्या है? तो द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 33 नंबर सवाल। देखिए 33 आपके सामने है
कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह किस सल्तनत कालीन शासक ने कहा था? ये दोस्तों किसने कहे थे? बलबन ने कहा था। किसने कहा था? बलबन। ठीक है, बलबन ने क्या कहा था? तो बलबन ने कहा था कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल, ठीक है, पैगंबर के पश्चात है। या किस सल्तनत कालीन शासक ने कहा था? बलबन। अच्छा, रक्त एवं लौह नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो बलबन ने किया था। यह भी ध्यान रखिएगा, रक्त एवं लौह नीति का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो आपका बलबन ने किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों याद रखिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल याद रखिएगा 1296 से लेकर 1316 तक। ठीक है, 1296 से लेकर 1316 तक दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों याद रखिएगा 1325 से लेकर 1351 तक शासनकाल माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक कौन है? ठीक है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक उत्तराधिकारी किसका बना था? तो गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी बना था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखें दोस्तों। इल्तुतमिश दोस्तों याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है? इल्तुतमिश को। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है आपका? तो है आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल याद रखिएगा, इनका जो शासनकाल है 1211 से 1236 तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश का शासनकाल है। और इल्तुतमिश का दोस्तों बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान दोस्तों थी इल्तुतमिश का बेटी थी, जो इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठी थी। इसका शासनकाल कब से कब है? तो 1236 से 1240। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा 1236 से 1240 तक इल्तुतमिश का है। तो एकमात्र शासिका थी, भारत की एकमात्र शासिका रजिया सुल्तान थी। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठी थी, रजिया सुल्तान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 34 नंबर देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए 34 आपके सामने है कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? दोस्तों अमृतसर। किसको कहा जाता था? अमृतसर। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा हम बात करेंगे कि किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर को बसाया था? तो गुरु रामदास। ठीक है, याद रखिएगा गुरु रामदास ने क्या किए थे? तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर को बसाया था। ये चौथे गुरु थे। ठीक है, कैवे गुरु थे? ये आपका चौथे गुरु थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे, 35 नंबर सवाल देखिएगा कि आधुनिक युग में पहली बार ब्राही और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अशोक के सबसे पहले दोस्तों लिपि किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। ब्राही जो लिपि है दोस्तों, ये कैसे लिखी जाती है? तो ब्राही लिपि बाई से दाई ओर, बा से ब्राही, बा से बाई। ठीक है, बाई से दाई ओर ब्राही लिपि, और खरोष्ठी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान। विलियम जोन्स दोस्तों याद रखिए इनके बारे में। विलियम जोन्स ने क्या किए थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किए थे। एशियाटिक सोसाइटी कब किए थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किए थे 1784 में। सर विलियम जोन्स ने किए थे 1784 में। कहां किए थे? तो कलकत्ता में किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए, कहां किए थे? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किए थे 1784 को कलकत्ता में। सर विलियम जोन्स ने किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए अगला सवाल 36 नंबर। 36 आपके सामने है, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत
में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। तो ऑप्शन में इसका दोस्तों बी हो जाएगा, चार्ल्स वुड आयोग। कौन थे? चार्ल्स वुड आयोग। यहां दोस्तों हंटर आयोग है। हंटर आयोग को थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। यह भी ध्यान रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 37 नंबर सवाल आपके सामने है कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो उससे आपका था ब्राह्मण समाज। इसका स्थापना दोस्तों कब हुआ था? तो ब्राह्मण समाज का स्थापना 1828 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज का स्थापना 1828 में किए थे। राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि दिए थे। ये भी ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय के दोस्तों इनका एक संवाद कौमुदी याद रखिएगा। संवाद कौमुदी इनकी पत्रिका है, कौमुदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। संवाद कौमुदी दोस्तों, मिरातुल अखबार, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, अखबार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे समझिएगा, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किए थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे, कौन किए थे? 1897 में किए थे रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद किए थे। कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना की। दोस्तों स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, प्रार्थना समाज का स्थापना कौन किए थे? तो आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज का स्थापना किए थे 1867 में किए थे। ठीक है, आर्य समाज का स्थापना किए थे 1875 में। किसने किए थे? तो दयानंद सरस्वती ने किए थे। दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज का स्थापना किए थे। ठीक है, आपको ध्यान रखिए, प्रार्थना समाज का स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किए थे, 1867 में किए थे। ब्राह्मण समाज का स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किए थे। रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में किए थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आपको ध्यान रखिए दोस्तों, एक और आप लोग लिख लीजिएगा, सत्य शोधक समाज का स्थापना कौन किए थे? तो ज्योतिबा फुले किए थे। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज का स्थापना किए थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले कब किए थे? 1873 में किए थे। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का स्थापना किए थे। ज्योतिबा फुले की पुस्तक का क्या नाम है? तो गुलामगिरी जो पुस्तक है वो ज्योतिबा फुले का पुस्तक का नाम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 38 नंबर। 38 आपके सामने है कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो पंडिता रमाबाई ने किया था। अच्छा, पंडिता रमाबाई ने ही आर्य महिला समाज का भी स्थापना किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज का स्थापना किए थे 1882 में। ठीक है, 1882 में आर्य महिला समाज का स्थापना किए थे पंडिता रमाबाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। हम दोस्तों अभी हम बात किए थे दयानंद सरस्वती के बारे में। इन्होंने किसका स्थापना किए थे? तो आर्य समाज का स्थापना किए थे। आर्य समाज का स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती ने 1875 में किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। सरोजनी नायडू याद रखिए दोस्तों इनके बारे में। ये क्या थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। इन्होंने दोस्तों 1925 के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता भी किए हैं। 1925 के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए हैं? कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किए हैं। ठीक है, इनके दोस्तों अगर पूछेगा सवाल आपसे कि भारत की सरोजनी नायडू दोस्तों 1925 के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता की सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा।
तो औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने किए थे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 39 नंबर सवाल देखिए। 39 नंबर, अकबर के किस समकालिक शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? तो ये दोस्तों हेमू ने लिया था। किसने लिया था? हेमू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। पूछेगा सवाल, अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। ठीक है, अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खां था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। पूछेगा दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ है, दूसरा युद्ध, ये दोस्तों कब हुआ है आपका? ये हुआ है 1556 में। लेकिन किसके बीच हुआ है? तो ये हुआ है अकबर और हेमू के बीच। जीता कौन था? अकबर जीत गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं यहाँ पे अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं महाराणा प्रताप और अकबर। अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। जीता कौन था? अकबर ही जीत गया था। हारा कौन था? महाराणा प्रताप हार गया था। ठीक है, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 में हुआ था। जीता कौन था? अकबर जीता था। अकबर दोस्तों उसमें मात्र 14 साल का था, इसलिए अकबर का संरक्षक था। संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। याद रखिएगा, बैरम खां। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। अकबर के बारे में बहुत सारी बातें हैं। अकबर का दोस्तों जन्म याद रखिएगा। अकबर का जन्म दोस्तों कब हुआ था? 1542 में अकबर का जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? तो अमरकोट में, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ दोस्तों। ठीक है, पूछेगा अकबर के बारे में, यहाँ समझिएगा। अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत किए थे। दीन ए इलाही कब किए थे शुरुआत? तो 1582 में किए थे। ठीक है, 1582। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। जजिया कर समाप्त कब किया था? तो 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। लेकिन औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लागू कर दिया था, औरंगजेब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। समझ गए होंगे दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था अकबर के बारे में जो समझना आपको जरूरी है। अकबर का दोस्तों शासनकाल आपको याद रखिएगा 1556 से लेकर 1605 तक है अकबर का शासनकाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, देखिए 40 नंबर सवाल। 40 आपके सामने है कि 1916 ईस्वी में किस भारतीय अग्रमपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? लाला लाजपत राय ने कहे थे। कौन कहे थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत दोस्तों एक पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा। पुस्तक इनका एक नाम है, पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया दोस्तों किनकी पुस्तक है? ये लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, याद रखिए दोस्तों इनका पुस्तक, इनकी पत्रिका का नाम याद रखिएगा केसरी एक है। ठीक है, एक आपका मराठा है। केसरी और जो मराठा जो पत्रिका है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा यहाँ पे सवाल आपसे पूछ सकता है, क्या पूछेगा आपसे? इनका एक पुस्तक का नाम याद रखिएगा गीता रहस्य। गीता रहस्य। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1916 में दोस्तों क्या हुआ था? तो 1916 में दोस्तों याद रखिएगा लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ जो अधिवेशन हुआ ये 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। और इसका जो अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजुमदार ने किए थे। अंबिका चरण मजुमदार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अंबिका चरण मजुमदार ने लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे जो 1916 में हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों नरम दल गरम दल एक हो गए थे। ठीक है, अलग हुए थे नरम दल गरम दल 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किए थे। ठीक है, समझ गए वहां पे। चलिए आगे बात करते। एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए दोस्तों ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है, कांग्रेस ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ये किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहे थे। ठीक है, लाला लाजपत राय दोस्तों याद रखिएगा साइमन कमीशन के विरोध में,
ठीक है। लाठी चार्ज में दोस्तों इनकी मौत हो गई थी। लाला लाजपत राय का जो साइमन कमीशन भारत आया था 1828 में 1928 में आया था, साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। कांग्रेस का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर, ठीक है, 1885 को हुआ था कांग्रेस का स्थापना। किसने किया था? तो ए ओ होम ने किए थे कांग्रेस का स्थापना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 41 नंबर सवाल देखिए, इसको दोस्तों थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए 41 नंबर सवाल, 41 आपके सामने है कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों ये थे आपके, कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 42 नंबर। 42 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 42 आपके सामने देखिए क्या कर रहा है। 42 है कि बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाएं। देखिए बात करें तो यहाँ पे सिराजुद्दौला का नवाब बनना, कब बना था ये नवाब सिराजुद्दौला? तो अप्रैल, याद रखिएगा, अप्रैल 1756 में बना था, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। अलीनगर की संधि कब हुई थी? ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। ब्लैक होल की घटना की अगर हम बात करते हैं तो ये 20 जून को हुआ था, 20 जून, ठीक है, 20 जून, ठीक है, 20 जून याद रखिएगा 1756 को हुआ था। कब हुआ था? तो 20 जून 1756 को कौन सा हुआ था? तो ब्लैक होल की घटना हुआ था 20 जून 1756 को, ठीक है, 20 जून 1756 को हुआ था, ठीक है, समझ रहे होंगे दोस्तों। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुआ था। 9 फरवरी 1757 को, 9 फरवरी 1757 को दोस्तों क्या हुआ था? 9 फरवरी 1757 को क्या हुआ था आपका? तो अलीनगर की संधि हुई थी। अब दोस्तों इसके अनुसार हम लोग बैठाते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? तो सबसे पहले दोस्तों ए होगा। सबसे पहले कौन हुआ था? अप्रैल 1756 को हुआ था सिराजुद्दौला का नवाब बनना, बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला, ठीक है। तो दोस्तों 1 होगा। तो 1 दोस्तों किस में है? ए और सी में है, ठीक है। अब हम दोस्तों 1 के बाद क्या हो जाएगा? 1 के बाद आपका हो जाएगा 1756, तो 20 जून 1756 यानी कि 1 के बाद 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, 1324, 1324, 13, उसके बाद 2 हो जाएगा 9 फरवरी 1757, उसके बाद 4 हो जाएगा 23 जून 1757। ये प्लासी का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों, 1757 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, ये डेट दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल 43 नंबर सवाल देखिए। 43 आपके सामने है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर का मिलता है? घोड़ा का मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद दोस्तों क्या है? ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है सो ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते हैं, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, यहां पे दोस्तों हम लिख देते हैं, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के जो रचनाकार है वो आपका विश्वामित्र है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के चौथे मंडल में पूछेगा दोस्तों, चौथा मंडल जो है कृषि से संबंधित है। चौथा मंडल ये आपका कृषि से संबंधित है, कृषि, ठीक है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल ये सोम देवता से संबंधित है। ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 10वां मंडल, इसमें पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। पुरुष सूक्त यानी पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है। 4 वर्ण कौन कौन सा है? ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और एक आपका क्षत्रिय, ठीक है। ये 4 वर्ण याद रखिएगा, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ठीक है। तो वेद कितने होते हैं? तो वेद आप ध्यान रखिए दोस्तों, वेद 4 होते हैं, वेद आपका 4 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं, ठीक है। पुराण कितने होते हैं? पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है।
उपनिषद कितने होते हैं? 108 उपनिषद है, ठीक है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। वेदांग कौन कौन से है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। टोटल 6 क्या है आपका? वेदांग है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 44 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 44 आपके सामने है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में किस एक व्रत को जोड़ा है? तो दोस्तों ब्रह्मचर्य को जोड़ा है, ब्रह्मचर्य, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। महावीर स्वामी दोस्तों है क्या? ये महावीर स्वामी याद रखिएगा, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हुए। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है आपका? महावीर स्वामी है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए? 24वें तीर्थंकर थे आपके महावीर स्वामी, ठीक है। इनका दोस्तों जन्म याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ है, इनका अगर हम जन्म की बात करते हैं तो 540 ईसा पूर्व में कहां हुआ है? तो कुंडग्राम कहां पड़ता है आपका? वैशाली, ठीक है। इनका जन्म हुआ। इनका मृत्यु की अगर हम बात करते हैं, इनका दोस्तों मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां हुआ था इनका मृत्यु? 468 ईसा पूर्व में। तो मृत्यु इनका हुआ था पावापुरी में, ठीक है। पावापुरी, बिहार शरीफ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में किस एक व्रत को जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। महावीर स्वामी को किस नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था महावीर स्वामी को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 45 नंबर। पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए हैं? तो 3 भेद बताए गए हैं, ठीक है। पाली ग्रंथ के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में, गौतम बुद्ध की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म याद रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में कहां हुआ था? लुम्बिनी। कहां पड़ता है वर्तमान में? नेपाल में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। क्या दोस्तों मृत्यु कब हुआ है? 483 ईसा पूर्व में कहां हुआ आपका? कुशीनगर। ये कहां पड़ता है दोस्तों आपका? यूपी में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था, यूपी में, गौतम बुद्ध का, ठीक है। गौतम बुद्ध का दोस्तों बचपन का नाम याद रखिएगा। बचपन में इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, वर्धमान, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इन्होंने दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग कर दिए थे। और गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग की घटना को, ठीक है। इनको दोस्तों 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध को। ये दोस्तों फिर क्या कहलाए? ये बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। और सबसे पहला जो उपदेश दिए थे भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहला उपदेश कहां दिए थे? पहला जो उपदेश दिए थे दोस्तों सारनाथ में दिए थे। कहां दिए थे? सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिए थे। और किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। और सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो सबसे पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, उस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 46 नंबर सवाल। 46 आपके सामने है कि उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, भरत एवं पुरु, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है?
तो देखिए वैदिक काल दो भागों में विभाजित हुआ था, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल जो माना जाता है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक। एक आपका था ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल जो माना जाता है, ऋग वैदिक काल, वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, ये आपका ऋग वैदिक काल, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल, देखिएगा 47 नंबर सवाल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 47 नंबर। 47 आपके सामने है, निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। सबसे पहला दोस्तों घटना क्या है, नमक सत्याग्रह कब हुआ था, ये आपका 1930 में हुआ था, ठीक है। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और लाहौर अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था, ये आपका 1929 में हुआ था, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ठीक है। और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ये डेट आपको ध्यान रखिए दोस्तों, इसके हिसाब से आप मिला लीजिएगा। सबसे पहला घटना कौन सा हुआ है, तो 1906 में हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे 2 है, ऑप्शन ए और डी में दोनों 2 है। उसमें 1906 के बाद कौन सी घटना है, 1916। तो 2 के बाद 3 कौन सा है, तो ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पे समझिएगा, देखिए थोड़ा सा कुछ चर्चा करते हैं इसके बारे में। नमक सत्याग्रह दोस्तों कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ था, 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ था और ये चला था 6 अप्रैल 1930 तक। 6 अप्रैल 1930 तक दोस्तों ये यात्रा चला था, 24 दिन तक यात्रा चला था। 78 लोगों के साथ यात्रा शुरू किया गया था, डांडी यात्रा। और डांडी यात्रा के दौरान ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखें दोस्तों, ये जो यात्रा शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, ये साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू किया गया था। और हम बताए थे आपको कि साबरमती आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे 1916 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों लखनऊ समझौता कब हुआ था, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन का जो अध्यक्षता किए थे वो अंबिका चरण मजुमदार ने किए थे। कौन किए थे, अंबिका चरण मजुमदार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ठीक है। पंडित, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों कौन किए थे, 1906 में किए थे, कौन, आगा खां ने किए थे, आगा खां, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, ये 1928 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 48 नंबर सवाल देखिए। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो जंतर मंतर का जो निर्माण करवाए थे वो आपको ध्यान रखिएगा सवाई जयसिंह ने किए थे। कौन किए थे, सवाई जयसिंह, ये आपको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं सवाई जयसिंह के बारे में, इन्होंने दोस्तों जयपुर शहर को भी बसाया था। जयपुर शहर जो है, जयपुर शहर को किसने बसाया था, तो सवाई जयसिंह ने बताया था। जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से, गुलाबी शहर भी कहा जाता है, गुलाबी शहर भी कहा जाता है, किसको, तो जयपुर को। ये आपको ध्यान रखिएगा। जहांगीर, अब दोस्तों अकबर को बात कर लिए थे, अकबरनामा दोस्तों किसने लिखा था, अकबरनामा याद रखिएगा, अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, अबुल फजल, ठीक है। जहांगीर नामा खुद जहांगीर ने लिखा था। जहांगीर का शासनकाल याद रखिएगा 1605 से 1627 तक, ठीक है। और शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक है, तो 1627 से लेकर 1658 तक है शाहजहां का शासनकाल। और अकबर का शासनकाल याद रखिएगा 1556 से लेकर 1605 तक, ये अकबर का शासनकाल है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 48 नंबर, 49 नंबर देखिएगा, 49 नंबर। 49 आपके सामने है कि अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया, ठीक है। तो कौन सा पुस्तक का अनुवाद किया गया था, तो ऑप्शन में इसका ये हो जाएगा सिंहासन बतीसी, अर्थवेद और बाइबल, ठीक है। इसका अनुवाद किया गया था, ठीक है। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया था, तो सिंहासन बतीसी, अर्थवेद और बाइबल, ठीक है। अर्थवेद दोस्तों क्या है, आपको बताया था सबसे नया वेद कौन सा है, अर्थवेद। और अर्थवेद में ही जादू टोना का उल्लेख किया गया है, ठीक है। महाभारत रचिता कौन है, वाल्मीकि रामायण रचिता है, वेद व्यास महाभारत का, रामायण के वाल्मीकि हो गए, ठीक है।
पंचतंत्र की रचना किसने किया था? तो विष्णु शर्मा ने किए थे। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 50 नंबर सवाल आज का। देखिए दोस्तों भागिएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम दोस्तों 50 नंबर सवाल को देख लेते हैं। देखिए 50 नंबर सवाल आपके सामने है कि पालों के समय में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विशेष विकास हुआ? ठीक है, तो वज्रयान, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, पालों के समय यानी पाल वंश का स्थापना गोपाल ने किया था, और पालों के समय में बौद्ध धर्म की जो किस शाखा का विशेष विकास हुआ? वज्रयान। बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने किए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। कल हम दोस्तों डिस्कस कर रहे थे, आज भी कुछ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें, यहाँ पे समझिएगा, नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है, क्यों? कि दोस्तों पृथ्वी पर 3 भाग में पानी है, और पानी दोस्तों क्या होता है? ब्लू है, पानी। ठीक है, गाना भी सुने होंगे, तो पानी क्या होता है? ब्लू होता है। तो पृथ्वी दोस्तों क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा दोस्तों कौन सा है? सूर्य है। ठीक है, सूर्य जो है ये पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा दोस्तों साइरस है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस। लिबनीटज पर्वत स्थित है चंद्रमा पर। चंद्रमा पर एक पर्वत, जिसका नाम क्या है? लिबनीटज पर्वत। जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखता है? तो 57% भाग दिखता है। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखता है? 57%। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है सुपर मून कहा जाता है। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए आगे बात करेंगे। देखिए, एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है ब्लू मून कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बात यहां पे सवाल क्या पूछ रहा है कि एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। बौने ग्रह के उदाहरण है यम हो गया, सेरेस हो गया एवं चिरौन। ये सब क्या है दोस्तों? बौना ग्रह है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी आई है। क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं किसके बीच? तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच दिखाई पड़ते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है, जो 4 जुलाई को होता है। ठीक है, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। और दोस्तों दूरी कब होता है? 4 जुलाई को। पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है उपसौर कहा जाता है, तो ये 3 जनवरी को होता है। ठीक है, पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? तो 181 है। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? 181 है। पृथ्वी पर देशांतर की कुल संख्या कितनी है? 360 है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या 181, पृथ्वी पर देशांतर की कुल संख्या 360। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए किस तिथि को पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? तो पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को कहते हैं सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए क्या होता है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? वो सूर्य ग्रहण होता है। वो कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आता है तो उस स्थिति को कहते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, ये पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो संपूर्ण विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया दोस्तों? तो 24 जोन टाइम में बांटा गया है। ठीक है, यानी संपूर्ण विश्व को कितने समय में जोन में बांटा गया है? 24 में बांटा गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं क्लास को। ठीक है,
अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए दोस्तों, आप सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक शेयर दोस्तों, आपका एक लाइक से हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।